हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी फरवरी माह के करंट अफेयर्स कवर हो चुके थे। आज के हमारा लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 11 है। इसमें हम मार्च माह के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत भी हमारा पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है आपने उस पार्ट 1 को देखा होगा, उसकी पीडीएफ आपने बनाई होगी, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 को मार्च 2021 के। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पिछले पार्ट में बहुत सारे आर्टिकल कवर किए थे, तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। और उस दिशा में जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है प्रवासी पक्षी और चिल्का लेक को लेके। प्रवासी पक्षी पे तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है सीएमएस को लेके। तो वो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है कि कंजर्वेशन माइग्रेटरी जो स्पीसीज होती हैं। बट आज हम आपको चिल्का लेक के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे और इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। खास बात ये है कि जो चिल्का लेक है वो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है, मतलब एक तरीके की लेक है और ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल होती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रही बात भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को लेके, तो यहाँ पे केवल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ओलिव रिडलेट टर्टल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और एक और बात जो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसमें ये कि इसमें फेमस रिवर के बारे में पूछ लिया कि महानदी यहाँ से होके गुजरती है, तो बिल्कुल भी नहीं, महानदी इसके अंदर से होके नहीं गुजरती है, आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं पूछा जाएगा। ये बाकी कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यू राइट टू रिपेयर, हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया था, तो इसलिए यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अरावली पहाड़ी को लेकर आपसे क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा नहीं आएगा, जो आएगा वो हम आपको कवर कराएंगे। उसमें क्वेश्चन ऐसा होगा कि अरावली जो पहाड़ियाँ हैं किन किन राज्यों से होके गुजरती हैं, और इसके संदर्भ में अवशिष्ट पहाड़ियों के एग्जाम्पल के तौर पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हम ज्योग्राफी का सेगमेंट 1 से 2 दिन में अपना शुरू करेंगे तो वहाँ पे पहाड़ी, पठार, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपसे ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे अगला भूगोल को लेके। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, आपसे नहीं पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है, तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि रशिया का एक एकेडमिक लोमोनोसोव है, वो क्या है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो आपको वो याद रखने की ज़रूरत है कि एकेडमिक लोमोनोसोव क्या है, तो आप बता देंगे कि वो रसिया का फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी हैं, उसको लेके क्वेश्चन है, बट आपसे वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ये सब मेंस का टॉपिक है, समलैंगिक विवाह वगैरह, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है। मतलब बहुत ही कम आर्टिकल हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। जो अगला आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है जो रिपोर्ट को लेके, वो पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी की गई रोड टू जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई, तो आप बता देना यूएनडीपी के द्वारा। आपको यहाँ पे दे देगा WHO के द्वारा, आपको दे देगा FAO के द्वारा, शायद FAO तो नहीं देगा, बट आपको दे देगा यहाँ पे UNFCCC के द्वारा या ILO के द्वारा, या आपको दे देगा यहाँ पे ऑक्सफैम के द्वारा। ऑक्सफैम को देगा और आप में से अधिकांश बच्चों को लगेगा अच्छा जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो वो वहाँ पे इसको इक्वल को समझ के टिक कर देगा। या आपको दे देगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो आप कहना कि नहीं साहब ये UNDP है, और ये वर्ड याद रखना है UNDP ना कि UNEP, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो हमने PDF प्रोवाइड कराई है उसमें केवल आपको इतना ही लिखना है, बाकी कुछ लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो आप खामखाम अपना टाइम और अपना समय, ये सारी चीज़ें इसमें वेस्ट मत करें, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है महिलाओं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सम्मेलन को लेके। जैसे मैंने 2017 में एक बार एक क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को लेके,
ठीक है। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का जो संबंध था, और एक और बात बताएं, जब मैं आपको बोलता हूँ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, बार्न कन्वेंशन, बार्न चैलेंज, है ना, तो ये जरूरी नहीं कि केवल एक ही एक उससे हो, ये कई सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। जैसे आपने कोपेनहेगन पहले भी पढ़ा होगा जलवायु परिवर्तन से, आपने नैरोबी भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि इनका संबंध किसी और टॉपिक से नहीं होगा, और टॉपिक से भी होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में किससे समरूपता दिखा रहा है। अगर आपको दे दे कि ये बताइए बीजिंग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, महिलाओं से, तो आप बताएंगे हाँ साहब महिलाओं से संबंधित है। भले ही आपको उससे पहले बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में और कुछ पता हो, SCO से रिलेटेड पता हो, या किसी भी उससे, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको इरेट करेंगे और वहाँ पे आप वुमेन की बात करेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर मान लो दोनों आ जाएं, तो दोनों आएंगे ही नहीं, कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे आप लोगों में से गलती ये कर सकते हैं फिर आप कि जैसे बेसल कन्वेंशन और यहाँ पे आपका बेसल मानक, तो उसमें फिर गलती हो जाएगी। वो फिर आपको समझना है कि हाँ बेसल मानक जो हैं वो बैंकों से संबंधित हैं और बेसल जो कन्वेंशन है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप हमें ये बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा नैरोबी डिक्लेरेशन का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप बता देना कि नैरोबी का संबंध है साहब महिलाओं से, कोपेनहेगन का संबंध है महिलाओं से, बीजिंग का संबंध है महिलाओं के उत्थान से, या कहें कि महिलाओं के प्रति पहल चलाने से। यहाँ पे एक बात बस याद रखना, जो मैंने बताया वो था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को लेके, आप इसे भी याद रखना, ठीक है। बाकी आपसे एक बार क्वेश्चन और जो पूछा गया है वो है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन को लेके, तो ये सारी डिक्लेरेशन संबंधित हैं, बट करंट में आप इनको याद रखिए, ठीक है। और एक और बात बताएं, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का संबंध शरणार्थी समस्या से भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे और कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस के हैं, ठीक है। काला आजार काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काला आजार आपको सामान्य सा नाम देगा और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि काला आजार जो है ये किससे होता है, ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, पैरासाइट से होता है। तो आप बता देंगे कि साहब जो काला आजार है वो परजीवी यानी कि पैरासाइट से होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको दे देगा, आपको कई सारी बीमारियां क्रम से दे देगा 1 2 3 4 और पूछेगा कि इनमें से क्या काला आजार जो है वो वायरस जनित है, तो बिल्कुल भी नहीं। और यूपीएससी ने शायद CDS के या LDA के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था आपको, उसमें उसने 4 बीमारियां दे दी थी और पूछा कि इनमें कौन कौन सी बीमारी वायरस जनित है और कौन कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको पता है कि जो नई बीमारियाँ आ रही हैं अभी उनका इलाज इतने अच्छे से संभव नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे इसे ही याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, तो वो है, ये आपको नहीं याद रखना है कि LGBTIQ क्या होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि LGBT जब हम नाम सुनते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, तो हर एक वर्ड का अपना मतलब है, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स या क्यूर, ठीक है। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, या सामान्य तौर पे नॉर्मल पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मेरी एक बार पिताजी से जब बात हो रही थी तो न्यूज़ में ऐसा ही इंसिडेंट था, क्योंकि आंदोलन किए जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि LGBT का सामान्य सा क्या मतलब होता है, तो मैंने फिर उनको बताया था। तो वही होता है कि आसपास आपके लोग कई बार इन्फॉर्मेशन ऐसी मांगते हैं तो आपको यहाँ पे देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद यूरोपीय संघ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जिनका ये रह जा रहा है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इसके पहले का रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, यानी कि लगभग 7 मिनट पहले तक का आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कला एवं संस्कृत के टॉपिक में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं रहे हैं, अधिकांशतः वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको केवल उन्हीं चीज़ों को देखना है और उन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात है इस आर्टिकल में रैमजेट को लेके, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है स्क्रैमजेट और रैमजेट, तो बिल्कुल एज इट इज वही बात यहाँ पे भी दी गई है कि रैमजेट क्या है, ये एक तरीके का एयर ब्रीदिंग इंजन का ही रूप है जो वाहन की अग्निगति, ये आपको नहीं याद रखना है कि अग्निगति, पश्चगति, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि रैमजेट जो होता है वो 3 मैक का मतलब क्या हुआ,
3×332 यानी कि ये जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड में ये चलता है के आसपास सुपरसोनिक गति पे सबसे कुशलता से काम करता है और अधिकतम मैक 6 की गति तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटे तौर पर अगर हम ये कहें कि जो रैमजेट होता है वो 6 मैक तक अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। जब वाहन हाइपरसोनिक गति पर पहुंच जाता है तो रैमजेट इंजन की जो दक्षता है वो कम होने लगती है। सिंपल सी बात है, आप भी जब पढ़ाई आप लोग करते हो और आप मान लीजिए 12 घंटा आप पढ़ रहे हो, कल से आप 21 घंटा पढ़ने लगोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। मतलब 18 घंटे के बाद के जो फिर 3 घंटे हैं ना, किताबें नीचे चल रही होती हैं और फिर आंखों के सामने बस एक ही गीत चलता है कि तरसती हैं निगाहें, बस बाकी फिर पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि पॉलिटी वाली कह रही होती है कम से कम देख लो हमको एक बार, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा होता है और बाद में पता चलता अरे निर्वाचन आयोग तो छूट ही गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है हमारा IGMDP। कई बार बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर IGMDP का मतलब क्या होता है, मतलब एकीकृत जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका क्या मतलब है। एकीकृत का मतलब ये होता है कि एक पैकेज बनाया गया था। पैकेज का मतलब कि हम समय दर समय एक एक मिसाइल बनाएंगे, अर्थात टोटल हम 5 मिसाइल बनाएंगे, जिनमें से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। आपको ये नाम याद रखने हैं। क्यों नाम याद रखने हैं? क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन IGMDP पे पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता हो कि हम अग्नि का इस समय 5 से 6 वर्जन तक ले आए हैं। ठीक है, त्रिशूल के संदर्भ में हमारी यही प्रक्रिया चल रही है और नाग के संदर्भ में हमने इसको तीनों वेरिएंट डेवलप कर लिए। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था हेलिना और ध्रुवास्त्र, ये सब इसी के नए वर्जन हैं। ठीक है, और पृथ्वी वगैरह तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही रहते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये 5 मिसाइलें इसमें शामिल हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है अग्नि 5 को लेके हम जब करंट में अभी चर्चा में पढ़ेंगे, जब क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवाइज करने की अभी अपनी प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, 1-2 दिन में आपको उसकी बातें पता चल जाएंगी कि किस तरीके से हम आपके लिए 21 सितंबर से काफ़ी क्विक एंड फास्ट मोड पे क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे हम आपको अग्नि जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, क्योंकि अग्नि 5 पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल इंडिया बनाया है तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बस ये बेसिक याद रखना है कि पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह पे मार करती है, मतलब सतह से छोड़ेगी और सतह पे ही मार करेगी। अग्नि की जो खास बात है वो भी सतह से सतह पे मार करती है। त्रिशूल की जो बात है, अब याद कर लो कि त्रिशूल माँ दुर्गा कैसे फेंक के मारती थी। ठीक है, मतलब सतह से आकाश में फेंक के मारी जाएगी और आकाश जो है वो भी सतह से आकाश में फेंक के मारी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, इतनी बातें काफ़ी हैं। अब ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या है, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। INS करंज क्या है, कलवरी क्या है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हमने कई बार शुरू में आपको बताया है कि ये सब स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां होती हैं। और आपसे मे भी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 का संबंध निम्न में से किससे है। तो आप बता देंगे कि साहब प्रोजेक्ट 75 का जो संबंध है वो पनडुब्बियों के निर्माण से है। कहें कि वेला, वगीर, खांडेरी, कलवरी ऐसी पनडुब्बियों के निर्माण से है। तो बाकी आपको कुछ भी इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गुरु रविदास को लेके या कहें संत रैदास को लेके। हम वैसे तो आपको जब मेडवल इंडिया पढ़ाएंगे अभी 1 से 2 दिन बाद, तो हम आपको वहाँ पे भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे। और एक बात आपको हम रिटन में दे दें, आप लोग अच्छा कॉपी लेकर बैठे होगे ना, एक पेज कॉपी लेके बैठे रहना, उसमें ये चीज़ें लिख लेना। ठीक है, जो फुटकर में हम बातें आपको बताते हैं वो ये कि भक्ति आंदोलन से इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा। एक क्वेश्चन तो आना ही आना, आप ये मान कर चलिए। और एक और बात बताएं, जो दर्शन का पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन आएगा। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट हम आपको पढ़ाएंगे अभी जब मेडवल इंडिया पढ़ाएंगे, और उसमें महाराष्ट्र के संत, उत्तर भारत के संत, दक्षिण भारत के संत, इन सबको कवर कराएंगे। तो उसी दिशा में अभी केवल बेसिक जानकारी आप ले लो गुरु रविदास के संदर्भ में। खास बात यह है कि ये 14वीं सदी के संत हैं और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सुधारक हैं।
माना जाता है कि इनका बर्थडे वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ था। मोची का मतलब ये होता है कि जो जूते चप्पल जो हम लोग सुधरवाते हैं, आपको याद होगा कि मैंने एक पिक्चर आपके साथ शेयर की थी कि हमारे यहाँ जूतों का जितने भी टूटे फूटे जूते होते हैं उनका ऑपरेशन किया जाता है। मैंने आपको शेयर की थी पिक्चर, आप लोगों ने खूब हंसी मजाक भी किया था। तो बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। एक ईश्वर में विश्वास तथा निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। सबसे खास बात यही है कि जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें न केवल एकेश्वरवादी लोग मिलते हैं, न केवल मूर्ति पूजा के विरोधी मिलते हैं, न केवल मूर्ति पूजा के समर्थक मिलते हैं, बल्कि हर एक टाइप के पर्सनैलिटी मिलते हैं और एक ईश्वर के माध्यम से वो अपने आराध्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इनको भी याद रखना है कि इन्होंने एक ईश्वर की बात की। अब आप में से कई बच्चों के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि साहब एक ईश्वर ऐसा क्यों ये लोग करते थे, क्यों आखिरकार ये कहते थे कि केवल एक ही ईश्वर की बात करो। इसलिए कहते थे जैसे आज के समय में हम अपनी तैयारी यूपीएससी की करते हैं तो पता चलता है कि आज हम फलाने इंस्टीट्यूट का ये नोट्स पढ़ लें, कल इनका पढ़ लें, परसों उनका पढ़ लें, और फिर जब एग्जाम नज़दीक आता है तो समझ में ये नहीं आता कि अब किसका छोड़ें किसका पढ़ें। तो ये द्वंद्व बना रहता है और फिर ना हम एग्जाम के इस तरफ रहते ना इस तरफ रहते। वही चीज रविदास ने कहा कि अगर आप किसी भी एक को अपना सर्वस्व मानकर उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं तो केवल उसी को माने, सबको मत माने और एक ही ईश्वर पे यकीन रखें। वो आपका हो सकता है कि कृष्ण हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो सकता है, आप उसे ही माने, बाकी किसी को मानने की जरूरत नहीं है। और एक खास बात आपको बता दें कि रविदास जी खुद ही एक ईश्वर की बात कर रहे थे, लेकिन आज का हमारा समाज खुद ही रविदास जी को पूजने लगा, जबकि कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करो। और यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम पैगंबर को ज़्यादा मानने लगे अपेक्षाकृत उस ईश्वर के, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते थे आप हमारी मूर्ति बनाओ, हमारी पूजा करो, कभी किसी भी ने नहीं कहा। लेकिन वही होता है कि हमें करना पड़ता है, ठीक है। खास बात इनकी क्या थी कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। मतलब लोग ऊंची जाति, नीची जाति, फलानी जाति, ये मंदिर नहीं जा सकते, वो मंदिर नहीं जा सकते, और साथ ही जो ब्राह्मणवादी समाज की जो निंदा होती थी, मतलब ब्राह्मणवादी समाज जो अपने विचारों से निचले समाज को या उससे ऊपर के समाज को बार बार प्रघातित करते रहते थे कि आपको ये नहीं करना है, ऐसे साफ सुथरे ढंग से रहना है, तो उसी चीज का इन्होंने विरोध किया। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो भी ब्राह्मणवादी सोच है, जो कट्टर सोच है, उसके तहत समाज नहीं बन सकता, अर्थात समाज से इस जाति व्यवस्था को दूर किया जाए और हर एक व्यक्ति को सम मानव माना जाए, क्योंकि ईश्वर ने सबको समान भेजा है। ऐसे इन्होंने विचार रखे। खास बात यह है कि इन्हीं की कविताओं का संकलन हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब बात आती है भक्ति आंदोलन क्या था। आपसे सिंपल से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि अलवार और नयनार का क्या मतलब है। तो अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे, ठीक है। इसका विकास तमिलनाडु में हुआ 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान। धीरे धीरे फिर ये उत्तर की ओर आई और इसमें कई सारी भाषाएं, कई सारे छंदों का प्रयोग हुआ, जिनमें से मराठी में ज्ञानदेव आए, हिंदी में कबीर आए, सूरदास तुलसीदास आए, असमिया में शंकरदेव, चैतन्य और चंडीदास ने, बंगाली, हिंदी, राजस्थानी में मीराबाई आदि ने अपने संदेश दिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, तुलसीदास पे क्वेश्चन पूछता है, सूरदास पे क्वेश्चन पूछता है, कबीर पे तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज्ञानदेव पे अब की बार पूछा जा सकता है, तुकाराम पे अब की बार पूछा जा सकता है, शंकरदेव पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, चैतन्य महाप्रभु पे मेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो प्रीलिम में 100% संभावना बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे तो वहां पे हम आपको इनको कवर करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है भीतरकणिका। मैंने ऑलरेडी आपने देखा होगा, वहाँ पे इतना डेप्थ में तो नहीं पढ़ाया था, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो भीतरकणिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में है और यहाँ पे ओलिव रिडलेट टर्टल्स भी पाए जाते हैं, गहिर माथा में भी पाए जाते हैं। और ख़ास बात यहाँ की इस
पार्क की ये है कि यहाँ पे लुप्त प्राय जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि साहब IUCN में आपने हमको याद करवाया था कि जो साल्ट होता है, नमक, वो काफ़ी कम मात्रा में यूज किया जाता है, तो इसलिए लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे अन्य जो हैं उनको याद कर लीजिए, जैसे नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उड़ीसा में है। गाहिर माथा, ये भी उड़ीसा में है। ओलिवरिडेड टर्टल्स पाए जाते हैं। अब इतनी बुद्धि आपको रखनी है फटाक से कि ओलिवरिडेड टर्टल्स जो हैं अर्रीबाड़ा नेस्टिंग इनका प्रोग्राम है। ओलिवरिडेड टर्टल्स जो है ना ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक के गर्म पानी में पाए जाते हैं। ओलिवरिडेड टर्टल्स जो है ना ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ओलिवरिडेड जो टर्टल्स हैं ना अभी भी वो हमारे उड़ीसा राज्य में देखे जाते हैं। ऐसे बस याद कर लो, बाकी क्या करना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। आपको रसीकुल्या नदी ये याद रखनी है, ठीक है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। पेंच टाइगर रिजर्व आपको अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मतलब जो टाइगर रिजर्व है प्राचीन पेंच नदी के नाम पे किया गया है, दोनों के मध्य पाया जाता है। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है बीजू पटनायक जी के बारे में। इनको क्या याद रखोगे, अभी किसी काम के नहीं है, मतलब वैसे तो बहुत काम के हैं लेकिन अभी हमारे एग्जाम के काम के नहीं है, ठीक है। व्हेल शार्क आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये इक्विन हर्पिस वायरस वगैरह ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। तो बस अब थोड़े से कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इसमें, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। वो है क्या, आगे शायद मिल सकता है कोई आर्टिकल, क्योंकि इसमें कुछ थे ही नहीं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो हमने आपको इसीलिए यहाँ से सारी चीज़ें इनको इरेज कर दी। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही आपको कवर कराया। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इतना कवर हो गया। अब हम यहाँ पे आपको दूसरी PDF के माध्यम से बाकी चीज़ें कवर कराते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके। अब आप में से कई सारे बच्चों को अच्छे से पता है कि जब हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ाई थी तो मॉडर्न इंडिया में हमने किसी पर्सनैलिटी का जिक्र नहीं किया था। तो आप में से कई सारे बच्चे बड़े निराश हो गए, हताश हो गए कि सर जी ऐसा कैसे कर सकते हो, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं पढ़ाओगे, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। तो हमने यही किया है कि जितनी भी पर्सनालिटी हैं, चाहे ज्योतिबा फूले जी हों, महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, उनको करंट में अपने रखा है ताकि आपको ये बार बार चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। खास बात ध्यान रखना, भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले हमारे देश में क्या होता था, लगभग 2 से 3 कार्यकाल तक उप प्रधानमंत्री पद रहे हैं और आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी रहे हैं, बट उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया इस पद के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान की कई समितियों के प्रमुख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रांतीय संविधान समिति के कौन हेड रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे एक बात याद करा दूं कि संघ संविधान जो समिति है उसके हेड रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय के जो रहे हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर इनको नियुक्त किया गया, मतलब उसके हेड रहे हैं। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के हेड रहे हैं। अब आपको चीजें कैसे याद रखनी है, इसको कहते हैं कि इंटरलिंकिंग प्रोसेस नॉलेज का। आपने यहाँ पे मौलिक अधिकार देखा, आपको एक बात याद आई होगी कि साहब कराची अधिवेशन हुआ था और कराची जो अधिवेशन हुआ था ना उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और उसमें भी मूल अधिकारों की बात हुई थी। 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ऐसे चीजें आपको याद हो गई, ठीक है। दूसरी चीजें आपको क्या याद रखना है कि खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वहां पे महात्मा गांधी जी से पहली बार मिले थे और उसमें पार्टिसिपेट किए थे। बारदोली जो सत्याग्रह था उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी 1928 के। और खास बात क्या है कि यहीं पे यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, मतलब एक तरीके का लीडर इनको कहा था। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया इतना तो नहीं जानते हो तो फिर मतलब मोदी जी का स्टैचू बनवाने का प्रोग्राम ही बेकार हो गया, ठीक है। खास बात यही कि इन्होंने भारत में जो आप IAS की तैयारी कर रहे हो इसको इन्होंने जारी रखा, क्योंकि इनका कहना था कि वास्तव में स्टील फ्रेम है भारत का, अगर इसको हमने हटा दिया तो फिर इंडिया का हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे।
तो ये आप पे अब डिपेंड करता है कि भावी भविष्य में आप आईएएस बन के राजनीतिक एंगल को अगर छोड़ दें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को या कहें नए भारत को किस तरीके से गढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप आईएएस बन के लवासना में क्या सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें ऐसी करनी, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बात आती है विनियोग विधेयक को लेके। ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये चीज़ है कि विनियोग जो विधेयक होता है वो क्या होता है, वो संचित निधि से धन को निकालने की प्रोसेस को श्योर करता है। मतलब भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि क्या है अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, बट ये याद रखना है कि भारत की संचित निधि से अगर हमें पैसा निकालना है तो हम विनियोग विधेयक लाएंगे, और भारत की संचित निधि में अगर हमें पैसा डालना है तो हम वित्त विधेयक लाएंगे। आप नॉर्मल कई बार सुनते होंगे कि सरकार वित्त विधेयक ला रही है, सरकार विनियोग विधेयक ला रही है, तो उसका मतलब यही होता है पैसा निकालना और पैसा डालना। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो पेमेंट है वो संचित निधि पे है, आप बार बार सुनेंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के पद के हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलता है, उसको पद एज अ सांसद के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, और थोड़ी सी रियायत करके पद को बेहतरीन बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूपीएससी ने लेखानुदान और बजट पे क्वेश्चन पूछा था, तो में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखानुदान क्या होता है और बजट क्या होता है। बाकी हम आपको जब बैक ईयर का क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कराएंगे, क्योंकि में भी हो सकता है कि आपसे 2022 और 23 वाले बच्चों से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सके। ठीक है, तो खास बात क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार ये नहीं याद रखना है कुछ भी, लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए जारी किया जाता है। आपको तो समझ में नहीं ही आया होगा। सिंपल सा इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि हमारा बजट सत्र चल रहा था 2020 से 2021 तक। ठीक है, मतलब 1 फरवरी 2020 से 1 फरवरी या कहें 31 जनवरी 2021 तक के लिए पैसा सरकार ने विगत वर्ष एलोकेट किया था। बट हुआ क्या कि मोदी जी थोड़ा पार्टी में पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिए। उनका मन हुआ कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और देश घूमाते हैं, लेकिन वो गए नहीं कहीं घूमने, बट खर्चा कर दिया उन्होंने। थोड़ा खाना पाना खाने की सामग्री अच्छी खा पी ली, तो हमारे देश में पैसे की कमी पड़ गई। अर्थात जनवरी तक हमारे पास पैसा खत्म हो गया, 1 जनवरी तक। अब प्रश्न उठा कि अरे बाबूजी बजट तो हम पेश करेंगे 1 फरवरी 2021 को, लेकिन 30 दिन का खर्चा हम कैसे चलाएं। तो इस 30 दिन के खर्चे को चलाने के लिए सरकार जो पैसा अनुदान के रूप में लेती है, अग्रिम यानी कि एडवांस जो लेती है, उसी को कहते हैं लेखानुदान, और बाद में इसी को एडजस्ट कर दिया जाता है बजट में। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास एक छोटी सी गुल्लक होगी। ठीक है, वैसे तो पैसे आपके जितने आते होंगे, बाकी थोड़ा पैसा आप उस गुल्लक में डालते रहते होंगे। ठीक है, एक समय ऐसा आया, मान लो आपने एक प्लान बनाया कि चलो इस महीने हमारा खर्चा इतना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला श्री आईएएस एकेडमी के मास्टर ने मैसेज करके डाला कि एक काम करो, इतनी पीडीएफ आपको हमेशा निकलवानी है। आप कहोगे हे भगवान, आप भी आज ही के दिन आने वाले थे। मतलब 15 रुपए डेली का मैं आपकी पीडीएफ का खर्च कराने लगा, जो कि आपके बजट में नहीं था। लेकिन अब आप क्या करोगे, 15 रुपए करके लगभग 150 रुपए आप इससे निकाल लोगे हमेशा के लिए। ठीक है, और जब अगले महीने 2 महीने में आपके पास पैसा आएगा, उससे इसमें फिर से भर दोगे। तो ये जो आपने 15 रुपए निकाले अपनी उस छोटी सी गुल्लक से, वो कहलाया लेखानुदान, या कहें कि अग्रिम आपकी राशि। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, आपसे इस पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण संबंधी प्रावधान होते हैं, जबकि एक विनियोग विधेयक में धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट किया जाता है। इस लाइन को याद रखना, निर्दिष्ट का मतलब होता है बताया जाता है कि हाँ ये काम हमें करना है। दूसरी खास बात कि विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है, वोटिंग करने का राइट उसे नहीं होता है।
ठीक है, तो खास बात यह है, आपको ये याद रखना है। आपसे यहाँ पे 2 ही लाइन ये देगा कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में बताएं। नंबर 1, वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण संबंधी प्रावधान होते हैं, जबकि विनियोग विधेयक में धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट किया जाता है। नंबर 2, वित्त और विनियोग विधेयक दोनों को ही धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब आपसे पूछेगा उपयुक्त में से सत्य कथन है केवल 1, केवल 2, इन उपयुक्त दोनों, ना तो 1 ना तो 2, तो आप बता दोगे प्रभु दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, बाकी आपको ये नहीं याद रखना है। धन विधेयक क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता रखा है, इसकी विशेषताओं को बताया कि इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, राष्ट्रपति इसे रोक सकता है, लेकिन वही बात है एक्सेप्शंस होता है कि वो रोकता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि संविधान इसको अगर धन विधेयक पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, राज्यसभा के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है, लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा चर्चा कर सकती है, तो एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, क्या होता है धन विधेयक कि इसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा जो धन उधार लिया जाता है और भारत की संचित निधि से जो धनराशि है उसकी बात की जाती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है भारत की संचित निधि को लेकर। मैंने आपको जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाई थी तो वहां पे न केवल मैंने भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि और भारत की आकस्मिक निधि तीनों के बारे में आपको बताया था। तो इंपॉर्टेंट है खासतौर पे भारत की संचित निधि, आपको इसे याद रखना है। क्या खास बात है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें करों के माध्यम से केंद्र सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, मतलब भारत सरकार की ये गुल्लक है। भारत सरकार जो इनकम टैक्स वसूलती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेती है, जो सीमा शुल्क लेती है, और भी जितने उसको टैक्सेस मिलते हैं तथा सभी गैर कर राजस्व, उनको इसमें पैसा डाला जाता है। दूसरी खास बात कि जो सार्वजनिक अधिसूचना है ट्रेजरी बिल, अभी ट्रेजरी बिल पे मैं पूछूंगा और दिमाग को बिल्कुल टाइट तैयार करके रख लो कि हाँ मास्टर ट्रेजरी बिल क्या होता है। ठीक है, विदेशी सरकारों और तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से जो भी ऋण लेती है उन सब का पैसा संचित निधि में जमा किया जाता है। तो मैंने अभी आपसे शब्द बोला ट्रेजरी बिल, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 वर्ष से कम की गतिविधियों को कहते हैं मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार में मैंने ये बताया था कि सरकार को अगर पैसे निकालने होते तो वो 2 तरीके अपनाती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है, डेटेड सिक्योरिटीज जारी करती है। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में क्या खास बात है, छूट में जारी किए जाते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं प्राप्त होता है और ये 1 वर्ष से कम के लिए होते हैं। बिल जो होता है वो 1 वर्ष से कम होता है, बॉन्ड जो होता है वो 1 वर्ष से अधिक होता है। डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में मैंने क्या बोला था कि इनको अंकित मूल्य पे जारी किया जाता है, इन पर ब्याज दिया जाता है, इन पे कोई छूट प्राप्त नहीं होती और ये 1 वर्ष से कम के होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि पूंजी बाजार को अगर हम देखें, कैपिटल मार्केट को, तो उसमें क्या होता है कि वो 1 वर्ष से अधिक होती है। दूसरी बात कि वहां 0 कूपन बॉन्ड जारी किया जाता है जो कि ट्रेजरी बिल के समान होता है, बस एक ही डिफरेंस है कि ट्रेजरी बिल 1 वर्ष से कम है और 0 कूपन बॉन्ड 1 वर्ष से अधिक है। वहीं दूसरी ओर इसमें गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज जारी किया जाता है जो कि एज एजेड डेटेड सिक्योरिटीज के समकक्ष होता है। बस अंतर इसमें भी यही है कि डेटेड सिक्योरिटीज 1 वर्ष से कम है और गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज 1 वर्ष से अधिक है। कैसा लगा आपको तरीका, बड़ा अच्छा लगा होगा, फटाक से याद हो गया। अब आपको हम बता दें कि 21 जो सितंबर है वहां से यही खुराफात हम शुरू करने वाले हैं कि ऐसा ही बिल्कुल एक पल में बैठेंगे, ऐसा व्हाइट पेज लेंगे और फटाफट पूरा क्विक एंड फास्ट फोर्ड पे रिवाइज करा देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके मैंने पहले ही क्लियर करा रखे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। ठीक है, खास बात इसकी क्या है भारत की संचित निधि की, वो खास बात ये है कि इसमें सरकार का जो नियंत्रक लेखा परीक्षक है वो इसका लेखा परीक्षण करता है, मतलब देखता है कि हाँ कितना पैसा जो निकाला गया है वो उचित है या अनुचित है, मतलब जब खर्च हो जाता है तो बताता है। ठीक है, जैसे होते हैं ना कि कुछ दारूबाज टाइप के लोग होते हैं तो जब खर्चा कर लेते हैं तो फिर आके हिसाब देते हैं कि मैंने 1 पैक आज ये वाला पिया था। ठीक है, तो क्या फायदा, पी तो चुके हो पहले ही, तो वही बातें हैं। तो ये हो गया आपका, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। हाँ, अब बात आती है अनुदान की अनुपूरक मांग। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुदान की मांग को लेके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बेसिक के संदर्भ में। क्या ये याद रखना है आपको कि जो अनुदान है वो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है, मतलब संसद के पास ये राइट होता है कि अनुदान के संदर्भ में हम जो मांग है उसको मनवा सकें। दूसरी खास बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है
वो ये है कि शायद अगर इसमें दिया होगा तो इम्पोर्टेंट है, वैसे यहाँ पे दिया तो नहीं है, कि अनुदान के संदर्भ में राज्यसभा को उतनी पावर नहीं होती जितनी लोकसभा के पास होती है, तो यहाँ पे तो दिया भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे वहाँ पे, या जब क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवाइज कराएंगे, हालांकि हमने क्लास में आपको पढ़ाया है अनुदान की मांग को लेके, लेकिन वहाँ पे जब कवर कराएंगे तो फिर से हम एक बार आपको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना कि हाँ, कि संसद के पास इस चीज़ की पावर होती है। अनुदान का मतलब होता है कि एक तरीके से दान जैसे हम लोग देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गिफ्ट को लेके। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, सांकेतिक अनुदान, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिप्थीरिया के मामलों में वृद्धि आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस ये याद रखना है कि जो डिप्थीरिया है वो क्या होती है, कैसे होती है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम आपको जब क्विक एंड फास्ट मोड पे जो रिवीजन वाली सीरीज शुरू करेंगे अभी 1-2 दिन में, तो वहाँ पे हम आपको यही करेंगे कि जितनी वायरस जनित बीमारियाँ हैं, जितनी बैक्टीरियल हैं, जितनी पैरासाइटिक हैं, उन सब की आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, तो ऐसी ही डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया की खास बात क्या है कि ये बैक्टीरिया के कारण होती है, मतलब ये पैरासाइट के कारण नहीं होती, ये बैक्टीरिया के कारण। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी बीमारियों वाले क्वेश्चन आए, लिख लो अपने व्हाइट पेज में, उन सभी बीमारियों वाले क्वेश्चन को आप इंग्लिश देखेंगे, हिंदी नहीं देखेंगे, नहीं तो आप गड़बड़ कराओगे। आप विषाणु, जीवाणु, कवक, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इनको हमेशा इंग्लिश में देखना, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, खास बात क्या है कि इसके कई लक्षण हैं, कैसे होती है, जैसे सामान्य जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, ठंडी लगने लगे, गले में सूजन आ जाए, खराश आ जाए, त्वचा नीली हो जाए, मतलब नीलकंठ आप बन जाओ, है ना, तो उसको हम कहते हैं कि डिप्थीरिया हो गया। यानी कि भगवान शंकर जी को डिप्थीरिया हुआ था, आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या है, प्रभाव आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, कि प्रभाव क्या पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बस बात यहाँ पे ये है कि डिप्थीरिया होता किनको है, तो खास बात ये है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो इससे क्या होता है कि जब वो माँ के गर्भ में होते हैं तो उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर मिला होता है, बट वो जो ही बाहर आते हैं तो वो टेम्परेचर बाहर का उनको एडजस्ट नहीं कर पाता। और इसीलिए देखना कि अगर वो सर्दी में बच्चे पैदा हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती, कभी उनको जुकाम हो रहा, कभी बुखार हो रहा है ना, तो ज़्यादा दिक्कत होती। गर्मी में चलने वाले जो बच्चे होते हैं वो फिर भी ठीक होते हैं। ठीक है, तो डिप्थीरिया इस चीज़ से संबंधित है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों में देखने को मिला है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है। हाँ, आपको जो मैंने पढ़ाया था सघन मिशन इंद्रधनुष, उसमें आप देखिएगा डिप्थीरिया के टीके को शामिल किया गया है, तो ऐसा आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। सिंपल सी बात है, डिप्थीरिया के लिए हमारे पास टीका भी है और दवा भी है। कुछ बच्चों को शायद टीका और दवा को लेकर कंफ्यूजन होगी, वैक्सीन और आपका दवा, ड्रग। ठीक है, वैक्सीन जो होती है उनको दी जाती है जो अभी तक उससे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, यानी कि पहले से उनको बीमारी ना हो, सॉरी उनको बाद में बीमारी ना हो, इसलिए उनको पहले ऐसी दवा दी जाती है ताकि वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। दवा उनको दी जाती है जिनको बीमारी हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि आज का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं यूपीएससी ने नहीं दिया कि भाई साहब आप कोरोना वैक्सीन लगवा के आना। मेरे से कई लोग कह रहे थे कि कोरोना वैक्सीन सर पूछेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं पूछेगा, आप लोग क्यों परेशान हो, आप लोग ऐसे ही जाना। लेकिन फिर भी बेचारे कुछ लगवा लिए थे जोश जोश में, है ना। लगवाना चाहिए वैसे, कोरोना वैक्सीन ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है इंजेक्शन वगैरह से, इसलिए मैंने नहीं लगवाया और मेरी माँ ने भी मुझे मना कर रखा है। शहीदी दिवस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है 23 मार्च, वो वाला क्रम वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, तो ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्रम बताया था कि भाई साहब पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, फिर कराची अधिवेशन हुआ था, या कहें गोलमेज सम्मेलन द्वितीय। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है भगत सिंह के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मिलेंगे। पहली खास बात ये है कि ये कानपुर में सचिन सान्याल द्वारा HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था थी उसके मतलब सदस्य बने। खास बात ये थी कि आगे चलकर इन्होंने भगत सिंह ने जो फिलॉसफी ऑफ बम है, ठीक है, के रूप में
का गंभीरता से मतलब उसको अध्ययन किया। अब प्रश्न आता है कि फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखी थी पुस्तक, तो भगवती चरण बोहरा ने, ठीक है। तो उसका इन्होंने अध्ययन किया था और ये सोचा था कि क्रांतिकारियों का मतलब क्या है, उनका पर्पस क्या है और कैसे हम नीति नियमों के माध्यम से सही से क्रियान्वित कर सकेंगे। आगे चल के इन्होंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि आगे चलकर इन्होंने 1925 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। मैंने आपको डेट क्यों बोला 1925, इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है खास तौर पे कि चटगांव शस्त्रागार केस को लेके और आपको नौजवान भारत सभा को लेके। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि नौजवान भारत सभा का गठन निम्न में से किसने किया था, अजीत सिंह का भी नाम दिया था, भगत सिंह का भी नाम दिया था, तो आपको पता होना चाहिए नहीं साहब इसे भगत सिंह ने गठित किया था। दूसरी खास बात जो ये है वो ये कि 1926 में इन्होंने सोहन सिंह जोश के साथ में मिलकर श्रमिक और किसान पार्टी यानी कि लेबर एंड पीजन पार्टी का गठन किया था, जिसने पंजाबी में एक मासिक पत्रिका कीर्ति का प्रकाशन किया। अब यहाँ पे ध्यान देना, नॉर्मल जितनी भी आपको बुकलेट मिलेंगी वहां पे कभी भी श्रमिक और किसान पार्टी का जिक्र ही नहीं होगा और आप जैसे या हमारे जैसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि भगत सिंह ने कभी श्रमिक और किसान पार्टी का भी गठन किया होगा। क्रांतिकारी लग सकता है लेकिन श्रमिक और किसान नहीं लग सकता। हाँ, अगर थोड़ी सी बुद्धि ये आएगी कि हाँ इन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को पढ़ा था, इन्होंने उन आइडियोलॉजी को फॉलो किया था, तो कह सकते हो कि हाँ किसान और मजदूरों की बात करते थे। तो इसी को थिंकिंग बोलते हैं। तो आप इस तथ्य को जरूर याद रखना क्योंकि ये पीआईबी का आर्टिकल है तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है और फिर वहां आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि काकोरी कांड के अंतर्गत ये शामिल नहीं थे, ये उसमें बिल्कुल भी नहीं शामिल थे। लेकिन आगे चल के जब एचआरए को समाप्त कर दिया गया, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को समाप्त किया गया और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, मोटे तौर पे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचएसआरए का गठन किया गया यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, तो ये उसमें फिर से शामिल रहे। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के बारे में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन बेसिक जानकारी बस ये पता होना चाहिए कि इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने थे 1952 में आगे चल के, ठीक है, और एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि राम मनोहर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, न्यू सोशलिस्ट पार्टी, तो आप बता देना साहब राम मनोहर लोहिया, ठीक है। में भी हो सकता है अगर पूछना चाहेगी तो यूपीएससी पूछ लेगी कि साहब मैनकाइंड जो इनकी पत्रिका है किसकी है, तो आप बता देना मैनकाइंड। कुछ बच्चों को लगेगा सर अंग्रेजों की पत्रिका होगी, बिल्कुल भी नहीं, इन्हीं की राम मनोहर लोहिया साहब की है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्या आर्टिकल हमारा, हाँ लोकपाल और लोकायुक्त। इसको वैसे हम इंडिपेंडेंट रूप से आपको कवर कराएंगे, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको बस दो बातें याद रखनी है, ठीक है। खास बात यहाँ पे ये क्या रखनी है याद यहाँ पे कि ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। अब हम में से कई बच्चों को अच्छे से पता है, हाँ साहब वैधानिक निकाय का मतलब होता है ना कि ये दंड भी दे सकते हैं, तो यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय होता है जिसमें एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। दूसरी खास बात जो है कि इन 8 में से 50% जो सदस्य होंगे वो न्यायिक होंगे, मतलब जुडिशियल से संबंधित होंगे, और बाकी जो 50 होंगे वो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से संबंधित होंगे, मतलब इनका भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर मान लो उन 4 में एक महिला ही हुई तो क्या फिर हम महिला को ले लेंगे, तो ऐसे गंदे क्वेश्चन मत पूछना प्रभु, क्योंकि ऑलरेडी जब एक उसमें महिला होगी तो जरूरी नहीं कि फिर दूसरी महिला को उसमें लिया जाए, या जरूरी नहीं कि किसी एससी या किसी एसटी को या किसी ओबीसी को शामिल किया जाए, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है कि हम 8 जो मेंबर लेंगे उनमें सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, अगर उन 4 में नहीं हो पाता है तो बाकी 4 के माध्यम से हम फुलफिल कर देंगे, तो यही बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। खास बात क्या है कि लोकपाल के जो चेयरपर्सन है, सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 5 से 70 वर्ष की आयु होगी।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री मेंबर, ABCD अधिकारी, मतलब ए का मतलब आप जैसे अधिकारी, IAS बनोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो लोकपाल आपको उठा के ले जाएगा, ठीक है। तथा केंद्र सरकार के अधिकारी, ये सब के सब इसमें शामिल है। आपको एक चीज ध्यान रखना, लाइन क्या दी है, केंद्र सरकार के अधिकारी, मतलब राज्यों के लिए राज्य लोकायुक्त होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यों के लिए अलग है, ठीक, लोकपाल केंद्र के लिए। हालांकि ये राज्य पे भी हस्तक्षेप कर सकता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता है कि हाँ उसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया और राज्य ने अगर कह दिया कि प्रभु जांच कर लो तो कर देगा, ठीक है। लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री पर केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी रीजन, पब्लिक लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो, ठीक है, यहां तक इसमें सीमित रहेगा। अब एक बात बताएं आपको कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि साहब प्रधानमंत्री ने ना पार्लियामेंट में आके 2 रुपए की टॉफी चुराई थी, तो ऐसा थोड़ा ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। क्लियर? कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, मैं फिर से बता दूं क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा कोडेड है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है सामान्य सा, इसका मतलब ये है कि लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री पर केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा, ठीक है। किन आरोपों तक? जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध ना हो। मतलब जैसे आपने राफेल की डील देखी, ठीक है, इंटरनेशनली कोई बात हो रही है, कोई डीलिंग हो रही है, तो उस पे लोकपाल दखल नहीं करेगा आके। सुरक्षा से रिलेटेड कोई मामला है, आपने देखा होगा क्या कहा जाता है कि राफेल की डील के रेट हम पब्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, समझ रहे हो। तो इसीलिए लोकपाल प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे वो नहीं करता है। कहने का मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के लिए लूप होल्स हैं जिनका वो उपयोग कर सकता है। अब मान लो PSLV बनाना है, के सिवन के साथ प्राइम मिनिस्टर जी मिल गए कि एक काम करते हैं सिवन बाबू, हम लोग 50-50 रुपए की चोरी करते हैं, है ना, एक काम करना उसमें 250 ग्राम जो वो फ्यूल है ना उसको कम भर देना, तो हमारा लोगों को 50-50 रुपए हो जाएगा, तो मोमोज खाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप मोमोज को चेक नहीं करवाओगे जाके। मोदी जी बोल देंगे साहब ये अंतरिक्ष की बात है, 135 करोड़ देशवासियों की भावना के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते कि हमने मोमोज भी खाए थे, है ना। तो आपको इतना पता हो। चलिए अगली बात आती है यहाँ पे स्वायत्त जिलों के बारे में, या कहें स्वायत्त जिला परिषद के बारे में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है बट आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि छठी अनुसूची के बारे में बताएं। कई बार क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5वीं अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये शामिल नहीं है, लेकिन छठी में क्या है, केवल इन्हीं की बात की जाती है, तो इनके प्रशासन की बात होती है। खास बात यह भी है कि छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद के गठन की बात होती है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और वहां पे आपको छठी की जगह 5वीं दे दिया कि साहब 5वीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से प्रशासन करने की बात की जाती है। तो आप कहेंगे नहीं साहब 5वीं नहीं है साहब छठी है, ठीक है। तो स्वायत्त जिला परिषदें होती क्या है, स्वायत्त जिले क्या होते हैं? राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने, फिर से संगठित करने की शक्ति प्राप्त है। वे जिलों के क्षेत्रों को घटाने, बढ़ाने, उनके नाम परिवर्तित करने, सीमाओं का सीमांकन करने के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जो स्वायत्त जिले हैं उसमें विभिन्न जातियां हैं, तो राज्य उस जिलों को कई स्वायत्त क्षेत्रों में डिवाइड कर सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, आपातानी अलग है, मिशिंग अलग है, नूशी अलग है, तो ये सब अलग अलग है, तो इनके लिए अलग अलग बना देगा। ये राज्यपाल पे डिपेंड करेगा। वर्ड ध्यान रखना, राज्यपाल ना कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है कि आपको दे देगा स्वायत्त जिला परिषद गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, भारत की संसद को इसका प्राधिकार है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरी खास बात यहाँ पे क्या है, वो ये कि स्वायत्त जिला परिषद में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे भी घुमा देगा कि 30 के 30 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, तो नहीं प्रभु, 30 में केवल 26 इलेक्टेड होते हैं और जो 4 मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। 5 साल का कार्यकाल होता है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रख लेना। फिर बात आती है छठी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाएं, आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है वहां पे।
बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चुनावी बॉन्ड के बारे में तो देखते हैं चुनावी बॉन्ड क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले चर्चा में था इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जिसको आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड यही है। आप लोगों को शायद पता होगा एक इलेक्ट्रोल आता है ORS की तरह, है ना, मतलब जिसको गर्मियों में पीना चाहिए। तो पहले मैं यही सोचता था जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड मैंने सोचा था कोई एक ऐसा बॉन्ड होगा जिसको पीने के बाद पानी से मतलब काम चल जाएगा, तो वही चीज। अब एक बात अच्छा बता सकते हो आप लोग, बॉन्ड यहाँ पे लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, सरकार का ऋण पत्र, ठीक है। तो बस ये याद रखना हमेशा, जहां पे भी बॉन्ड दिया हो ना वर्ड, वहां पे इसी का यही मतलब होता है। तो ये क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड एक तरीके का राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी खास बात क्या है कि चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किया जाता है। गुणकों का मतलब आप लोग गए होंगे जब बैंकों में पैसा जमा करने, तो एक इतनी बड़ी आपको रसीद मिलती है ना, उसमें आपको देता है 100 के कितने नोट हैं, तो आप लिखते हो 10, है ना, इसको गुणक बोलते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि 10,000 आप भेजोगे तो 10,000 में 100 के नोट आप भेजोगे तो कितने नोट होंगे, तो उसी चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको गुणक बोलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने, मतलब जारी करने और उनको कैश के रूप में तब्दील करने के रूप में अधिकृत किया गया है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैलिड रहते हैं। ये तथ्य याद रखना, आपको दे देगा चुनावी बॉन्ड को कोई भी बैंक जारी कर सकता है, तो गलत हो जाएगा, केवल भारतीय स्टेट बैंक को ये राइट है। दूसरी खास बात कि ये 1 से लेके 35 दिन तक कार्यरत रह सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं साहब, ये 15 दिन तक वैलिड रह सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड एक पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होगा, मतलब हर एक पार्टी को ये राजनीतिक बॉन्ड नहीं जारी किए जा सकते, केवल उन्हीं को जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड नहीं, ठीक है। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। मतलब इस समय क्या चल रहा है, सितंबर, आप नहीं खरीद सकते हो। अक्टूबर महीने में आपका दिल करे 10 अक्टूबर को एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जमा कर देना पैसा। वैसे काहे को जमा करोगे, अपने ही पास रखो, थोड़ा मोमोज वोमोज खा लोगे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एक व्यक्ति या अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं होता, दाता का मतलब देने वाले का, ऐसा नाम नहीं लिखा होगा श्री IAS एकेडमी के चरण कमलों के द्वारा फलानी पार्टी को ये पैसा दिया जा रहा है, ऐसा नाम नहीं होगा, ठीक है। तभी तो फायदा होता है, तभी तो भ्रष्टाचार किया जा सकता है। नाम होगा तो फिर भ्रष्टाचार कैसा। हेट क्राइम वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब मेंस का टॉपिक है, मेंस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे इनको कवर करेंगे। अब काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केंद्रीय सूचना आयोग। वैसे तो आपने कई बार हमसे पढ़ा है, अगर आपने लिखा होगा कई बार तो दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप रिवाइज ही कर सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में क्या खास बात है? पहली खास बात यह है कि इसका गठन कब हुआ था, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चों को याद क्या आ रहा होगा, बाबूजी केंद्रीय सतर्कता आयोग की तो बात नहीं कर रहे हो, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और वो क्या है, विजिलेंस कमीशन है। तो दोनों में अंतर है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI के अंतर्गत आया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जब एक्ट के अंतर्गत आया है तो एक्ट का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक्ट स्टैच्यूटरी होता है, सांविधिक होता है। आर्टिकल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति क्या केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति करता है? हाँ प्रभु करता है। बट जो क्वेश्चन एक और बनता है वो ये कि किस समिति की सिफारिश पे? तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक समिति गठित की जाती है जिसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे होम मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि 3 सदस्यीय समिति के सुझाव पे केंद्रीय सूचना आयोग के हेड को गठित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि 2019 में जो गठित हुआ उसमें मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा केवल 6 सूचना आयुक्त थे, ठीक है। तो मतलब टोटल 7 मेंबर इसमें है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, मतलब दोबारा नहीं बोलेंगे बाबूजी हमको फिर से चुनोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आयुक्त होता है ना, उससे क्या कहते हैं, किसी अन्य पार्टी में जाने का, सॉरी अन्य पार्टी कह रहा हूं, किसी अन्य सेवा में जाने का अधिकार होता है, लेकिन इनको ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। 2005 का एक्ट तो मैंने बता दिया, तो आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तदर्थ न्यायाधीश वगैरह मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। गढ़वाल के लिए आपसे नहीं पूछेगा। महाराजा छत्रसाल आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा ये बताऊँ कि हाँ महाराजा छत्रसाल की जो देवी जी थी कैसे ये सब हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं बताने वाला, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। समवर्ती सूची आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखे होंगे कि मैंने एक दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वही चीज है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य है राज्य सूची के अंतर्गत आया है, ठीक है, इसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये किसने कहा है कि जो हाल में 15वां वित्त आयोग है NK सिंह की अध्यक्षता में, उन्होंने सिफारिश की है। ठीक है, तो अभी उसी पे चलना है कि हाँ इसको स्थानांतरित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपसे अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको अभी तो पता होना चाहिए कि हाँ जो स्वास्थ्य है वो एक तरीके से राज्य के संदर्भ में आता है। ठीक है, बट समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या है कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों की बात की गई, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट एक और बात बता दें कि ये जो विषय है 7वीं अनुसूची का, 3 अनुसूचियों का, ये कॉन्सेप्ट एक और चीज में आया था 1935 के अधिनियम में, तो ये बात याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे खास बात है कि संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इस सूची में मुख्यतः ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एक रूपता वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होनी ही है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, हालांकि राज्य के कानून को केंद्रीय कानून का विरोधी नहीं होना चाहिए। आपसे कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र ने कोई कानून बनाया, राज्य बोला नहीं मेरा मन ही नहीं, पास ही नहीं होने देंगे, है ना, तो उस चीज को यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर। बताओ, जहर भी राज्य और केंद्र से पूछ के लेना पड़ेगा। ठीक है, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, जैसे 52 सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको सारे नहीं याद रखने। जब हम आपको MCQ सीरीज शुरू करेंगे अभी, तो वहां पे हम आपको ये टॉपिक बता देंगे कौन कौन से शामिल हैं विषय, कौन कौन से नहीं है। बाकी आप M लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा, लिस्ट वहां पे आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। मतलब ये ऊपर वाले तो हैं ही, 5 और सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन। तो आप ये भी याद रखना, आपको दे सकता है कि शिक्षा जो है वो केवल राज्य का विषय है, तो फिर आपके मन में आ जाना चाहिए NCERT कहाँ से आ गया, है ना, तो ये पता होना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। बैंक ऋण क्या होता है, आपको ये चीजें तो मैंने बता रखी ना कई बार कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना, बैंक जमा क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक जमा का मतलब होता है सुरक्षा के लिए बैंकिंग संस्थानों में जो हमने पैसा रखा है। अब ये पैसा हम कई तरीकों से रखते हैं, जैसे हम सेविंग अकाउंट अपना ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं और मुद्रा बाजार जैसे खातों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपको इसमें बैंक इंटरेस्ट रेट देती है, मतलब ब्याज दर देती है। चालू खातों में क्या होता है कि बैंक आपसे वसूलती है ब्याज दर। क्यों? क्योंकि चालू खाते में आप ज्यादा से ज्यादा बैंक को परेशान करते हो, आपका ट्रांजैक्शन का लेवल बहुत बड़ा होता है। नॉर्मल ये कहा जाता है कि जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन का होता है। ठीक है, और सेविंग अकाउंट जो होता है वो हम जैसे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों का होता है। ठीक है, मतलब मेरे जैसे, आप लोग तो हो सकता है कि मतलब कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हों। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझनी है। दूसरी खास बात क्या है कि खाता धारक को ये राइट होता है कि वह जरूरत पड़ने पर खाता समझौते को संचालित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार जमा धन को निकाल ले। मान लो हमने कल 5 रुपए जमा किए, आज मन है कि हम 4 रुपए निकाल लाएंगे, तो निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पे छूट होती है। अब बात आती है भारत में जो बैंक जमा है कितने टाइप के हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। नहीं भी आएगा तो आपको मोहल्ले के गाँव के लोग जब नॉर्मल पूछते हैं तो उनको आप बता देना। ठीक है, क्या खास बात है कि 4 प्रकार के खाते हैं, जिनमें पहला चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जो जमा खाता है, और अगला है सावधि जमा। तो इनको एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं। तो खास बात है कि जो चालू खाता है एक प्रकार का विशेष खाता है जिसमें निकासी और लेन देन पर बचत खाते की तुलना में कम प्रतिबंध होता है, मतलब
कम रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बचत खाते में कहा जाता है कि 1000 से कम रुपए अगर होगा तो बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। चालू खाते में क्या होता है ना कि आपके पास 0 रुपए भी है ना, फिर भी आप चाहते हो कि वो बैंक मैनेजर आपका 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे कहीं और पे, तो कर देगा। बस ये है कि आपकी क्रेडिट वहां पे देखी जाती है कि आपका ट्रांजैक्शन कितना होता है, ठीक है। बिजनेस की फील्ड में इसको उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों का जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें मांग जमा खाता मतलब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यवसायियों हेतु व्यापार में लेन देन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होता है। समझ गए इतनी बात? तो इसी चीज से संबंधित व्यापारियों के लिए बैंक इन खातों पर ओवरड्राफ्ट यानी कि खाता धारकों के खातों मौजूद धन से अधिक धन निकालने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। समझ रहे? जैसे जब हम लोगों को कभी किसी कंपनी को कोई पैसा प्रोवाइड कराना होता है, मान लो हमें पता चला वो कंपनी का मालिक खड़ा हो गया हमारे पास आके, उसने कहा कि साहब आप एक काम करिए 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे बोलते थे ठीक है आप एक काम करना, अभी 15 मिनट बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब हम तो तुरंत जाएंगे नहीं, 10 लाख रुपए लेकर लो बाबूजी जमा कर लो और इनको भेज दो, ऐसा नहीं होता है। हमने वहीं पे जो वहां का बैंक मैनेजर है उसको फोन किया कि साहब आप फलानी कंपनी के इसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दो। उस बैंक मैनेजर के पास हमेशा हमारी तरफ से जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके अकाउंट डिटेल होती है, तो वो उनके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिया। शाम को अगले दिन 1-2 घंटे बाद हमने किसी को भेज के वो पैसे उसको चुका दिए, या 2 दिन बाद भेज के चुका दिए। ये अपना पर्सनल व्यवहार पे डिपेंड करता है और इसके लिए बैंक हमसे चार्ज वसूलती है। मैंने आपको कई बार बताया था नकारात्मक ब्याज दर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इसी से संबद्ध होती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सेविंग अकाउंट को लेके, बचत खाते को लेके। ये तो बच्चे को पता होगा कि बचत खाता का मतलब क्या होता है, ठीक है। बचत खाता ये खाता उच्च तरलता वाला होता है। बता दो तरलता का मतलब क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आम जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। हालांकि इसमें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के नगद निकासी और लेन देन की सीमा निर्धारित है। आप लोग जब भी फोन पे करते होंगे तो कुछ बच्चों के अकाउंट से केवल एक दिन में 10,000 ही ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ बच्चों के अकाउंट से केवल 50,000 ही ट्रांसफर हो सकते हैं, किसी वाले 50,000 करके 3 से 4 टुकड़ों में भेजना पड़ता है, यानी कि उसमें लिमिट लगी होती है। बट अगर आप करंट अकाउंट से चलते हैं तो अनलिमिटेड होता है वो, ठीक है। बैंक जो होती है एक ब्याज दर प्रदान करती है जो मुद्रास्फीति से थोड़ा अधिक होती है। इन्फ्लेशन आपको पता है, बताऊंगा नहीं, ठीक है। इसलिए बचत खाता निवेश के लिए बहुत इष्टतम नहीं है, मतलब कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता है तो इसलिए इसमें हम निवेश नहीं करते। आपको पता होना चाहिए शायद 4% 5% के समथिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लो 100 रुपए आपने जमा किए तो 4 रुपए आपको मिलेंगे, तो कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अधिकांश लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सावधि जमा करते हैं, ठीक है। आवर्ती जमा क्या है? ये एक विशेष प्रकार का सावधि जमा है जहां एक मुश्त बचत करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किसी व्यक्ति को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इस खाते में समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती, लेकिन जुर्माने के साथ जमा की परिपक्वता तिथि से पहले भी खाते को बंद किया जा सकता है। और अभी मैं दोनों का अंतर बताऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। सावधि जमा क्या होता है? ये बैंकों, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त जमा योजना है जिसमें एक नियत अवधि में जमा की गई धनराशि पर ब्याज दिया जाता है। इस प्रकार की जमाओं पर बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, जिसमें जमा की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर दोनों आपको नहीं पढ़ के सुनाता तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। दोनों का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हमने सेविंग अकाउंट ओपन की, ठीक, तो इसमें हमको एक महीने में 4 रुपए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आवर्ती जमा ये कहता है कि आप एक काम कर सकते हो कि आप हमें फिक्स कर लो कि हर महीने हम आपको 10,000 रुपए किस्त के रूप में देंगे। तो 10,000 रुपए की अगर वो किस्त हमको देंगे तो 1,20,000 होता है 1 साल का, ठीक है। ऐसा ही आपने अगर 5 वर्षों तक इनको जमा किया तो 6 लाख रुपए आपका हो गया, ठीक है। ठीक है तो मैंने बोला हाँ ठीक हो गया, 6 लाख रुपए आपका हो गया। अब ये 6 लाख आपने कब तक जमा किया? 5 साल में। तो 5 साल में जो आप ये 6 लाख जमा करते हो तो इसको बोलते हैं आवर्ती जमा। अब बैंक क्या करेगी, इस 6 लाख को आपको आगे चल के कितना रुपया दे सकती है? 8 लाख रुपए दे सकती है, वो शर्तों पे डिपेंड करेगा। 9 लाख दे सकती है, 12 लाख तो नहीं देगी, 10 लाख तक आपको दे सकती है कि हम अगले आपको 6 से 7 वर्षों में इतना रुपया दे देंगे।
लेकिन जो सावधि जमा होता है उसकी सबसे खास बात यही होती है कि मान लो आज आपने एक मुश्त जाके 6 लाख रुपए जमा कर दिए, तो सावधि जमा के लोग या कहें फिक्स डिपॉजिट के लोग आपसे कहेंगे कि हम अगले 7 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में आपको इसका डबल दे देंगे, मतलब 12 लाख दे देंगे, है ना। ये बस डिफरेंस है। मतलब यहां आप एक मुश्त रकम लेके गए तो आपको 12 लाख मिल जाएंगे अगले 7 वर्षों में, वहां आप फुटकर में किस्तों में पैसा जमा कर रहे हो 5 साल तक तो आपको 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसा मिलेगा। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूं, आप में से जिन बच्चों ने म्यूचुअल फंड पढ़ा होगा या एनबीएफसी के बारे में हमसे पढ़ा होगा, तो वहां पे कुछ ऐसा ही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि वो लोग इस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं। या आप में से कई बच्चे एलआईसी वगैरह कराते होंगे, है ना, आपके माता पिता ने कराई रखी होगी एलआईसी वगैरह, या डाक खाने में पैसा जमा करते होंगे, या सहारा आता होगा। अब तो शायद आप लोग नहीं करते होंगे क्योंकि सहारा तो बेचारा बेसहारा हो गया। कुछ लोगों ने पल्स में भी पैसा जमा किया था, ठीक है। तो पल्स टॉफी नहीं, पल्स एक संस्था थी जो पैसा वो करती थी, भाग गई पैसा लेके सबका। हमारे गांव के मोहल्ले के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा पैसा जमा किए थे, उनका भी लेके भाग गई, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इतनी बातें आपको समझना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाला कि ये क्या है क्या नहीं है। अरे वाह, इसको क्या हो गया, हाँ थोड़ा इसको, और हाँ यहीं से हमें देखना था। पुनर्चक्रण हेतु यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप इसे मत याद रखिए। फिर बात आती है यहाँ पे, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, ये यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये है ग्लूटेन के बारे में। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन वास्तव में एक स्टोरेज प्रोटीन होता है जिसे समानतः प्रोलिमिन के रूप में जाना जाता है। ग्लूटेन में दो मुख्य प्रोटीन ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन होता है, ठीक है। रसोई घर में ग्लूटेन के विभिन्न लाभ देखे जाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को नरम बनाते हैं, उनकी च्यूवी मतलब चिपचिपा और लिपचिपा संरचना के लिए निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने कई फसलें ऐसी देखी होंगी जिसमें ग्लूटेन की मात्रा मतलब देखने को मिलती है ना, गेहूं के आटे से ग्लूटेन निकालना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात आती है। तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारतीय रिजर्व बैंक, ओएमयू क्या होता है? अब इसको मैं कितनी बार बताऊं, चलो आपको क्विक एंड फास्ट मोड पे मैं रिवाइज करा देता हूं। ओएमयू क्या होता है? मैंने आपको बताया था तरलता के बारे में, ठीक है। तरलता में मैंने आपको क्या बताया था कि आरबीआई के द्वारा 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका अपनाया जाता है क्या, दीर्घकालिक, एक होता है अल्पकालिक और एक होता है मध्यकालिक, एक होता है अल्पकालिक। दीर्घकालिक के अंतर्गत सीआरआर, एसएलआर शामिल है और मध्यकालिक के अंतर्गत ओएमयू शामिल है। अल्पकालिक के अंतर्गत आरआर, ट्रिपल आर और एमएसएफ शामिल है। सीआरआर के मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, आज क्वेश्चन भी पूछा है, नहीं बताऊंगा इसलिए इसको डिटेल से। एसएलआर का मतलब ये होता है कि बैंक अपने पास पैसा रखती है। ओएमयू का मतलब होता है कि सरकार अपनी प्रतिभूतियां बाजार में जारी करती है और उसके माध्यम से लोगों से पैसे की उगाही करती है, फिर उसको जरूरत पड़ने पर फिर से लोगों को वापस बेच देती। मतलब प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचा जाना एक तरीके से ओएमयू कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। प्रतिभूतियां क्या होती हैं? प्रतिभूतियां वास्तव में सरकार के द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य साधन होते हैं, या कहें एक तरीके के ऋण पत्र होते हैं। जैसे आपने डेटेड सिक्योरिटीज पढ़ा था, ट्रेजरी बिल पढ़ा था, बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है, गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज पढ़ा था। ये सब की सब एक तरीके की प्रतिभूतियां होती हैं। आप लोग जो 100 रुपए का, 500 रुपए का कसमें वादे खाने वाला जो स्टाम्प लेते हो ना, कि स्टाम्प में लिखवा लो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, स्टाम्प में लिखवा लो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो जो 100 रुपए के स्टाम्प में हस्ताक्षर करते हो ना, उसको भी एक तरीके से प्रतिभूति ही बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, नहीं है मतलब, बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, आपसे कुछ भी नहीं आएगा। कौशल प्रमाणन, ये क्वेश्चन सब मेंस के हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे लिए काम की नहीं होती, बट हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सिंपल से आपको पता होना चाहिए कौन जारी किया, सेबी के द्वारा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत इसे नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत के लिए हीलियम संकट, ये तो नहीं पूछेगा, बट इंपॉर्टेंट है। हीलियम क्या है? तो हीलियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है, He जिसका प्रतीक चिन्ह है। आपसे ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, मतलब खतरनाक नहीं होती है, अक्रिय,
एकल परमाणविक नोबल गैस है। अक्रिय गैस का मतलब ये होता है कि जो किसी के साथ रहेंगे लेकिन उनको ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, है ना। हीलियम के गुब्बारे आप पढ़ते होंगे ना, उड़ाते होगे, देते होगे 14 फरवरी को, तो वही चीज है हीलियम, ठीक है। इसका क्वथनांक सभी तत्वों में सबसे कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए आप देखेंगे ये इसमें काफी ज्यादा हल्कापन होता है, तो बहुत जल्दी उड़ती है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है नहीं, आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पे हो गई। अब बात आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो भी ईस्टर्न कंट्री हैं उन पे ध्यान देना, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री, उनसे कनेक्टिविटी करना। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इप्सा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, ठीक है, कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मतलब इसमें 3 कंट्री मेंबर हैं, ठीक है। बाकी आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। बाकी हाँ, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? इप्सा से। अब आप देखो, ब्राजील डिक्लेरेशन वहां पे पढ़े थे महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल गया। तो अगर इप्सा दिया होगा तो इप्सा लगाना, तब महिला नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इप्सा का संबंध किससे? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से। कब इसका गठन हुआ था? इसका गठन 2003 को मतलब किया गया था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना। क्या इसका कोई मुख्यालय है? बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि 2003 में इसका गठन तो हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि इसके जो शिखर सम्मेलन हुए थे वो लगातार हुए थे, या इसके शिखर सम्मेलन हर 2 वर्ष, हर 3 वर्ष में होते हैं। क्योंकि मुझे याद है यूपीएससी ने एक क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध पूछा था भारत को लेके, कि इसके जो सम्मेलन हुए प्रति 2 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं साहब, प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष में नहीं आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा सा ब्रेक होता है, क्लियर। तो आप ये बस याद रखना कि कोई क्रमागत इनका सम्मेलन नहीं हुआ है, जैसे बाकी आप मीटिंग देखते हो ना दावोस वगैरह की, तो वही चीज है, इसमें ऐसा नहीं है। गांधी शांति पुरस्कार की खास बात इंपॉर्टेंट यही है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125 बर्थ एनिवर्सरी पे शुरू किया गया था, अर्थात ये 150 पे नहीं किया गया है, तो ये याद रखना है। दूसरी खास बात कि 1 करोड़ रुपया नगद मिलता है, बाकी पट्टी इट्टी वो जो मिलती प्रशस्ति पत्र ये नहीं याद रखना है, 1 करोड़ रुपया मिलता है। और ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्थान, किसी भी संघ, किसी भी संगठन, उनको दिया जा सकता है, अर्थात जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भारत का ही हो, भारत के बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, उसको भी हम गांधी पीस प्राइज दे सकते हैं। आप में से जो बच्चे दिल्ली वगैरह में रहते हैं, आईटीओ के पास में जीपीएफ बना हुआ है, गांधी पीस फाउंडेशन, ठीक है, तो कभी मन हो तो जाइएगा वहां पे, मतलब उसी से संबंध है, राजघाट से। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं। सिंधु आयोग वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। बाकी आपको पता है कि सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलके, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा चर्चा में रहता है, ऐसे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं। लाहौर संकल्प पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, मे भी आपसे पूछा जा सकता है लाहौर संकल्प का संबंध किससे है, तो आप बता देना साहब 1940 में लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक ऐतिहासिक सत्र का आयोजन हुआ था, इसलिए इसको लाहौर संकल्प कहते हैं, मतलब मुस्लिम लीग से संबंधित है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि मोहम्मद अली ने कि हिंदू और मुसलमान किस प्रकार एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति के इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। मतलब अब हम जैसे होता है ना, घर में जब लड़ाई होती है तो बोलते हैं ना, अब हम साथ साथ नहीं रहेंगे, तुम अपना अलग देखो, हम अपना अलग खाना बनाते हैं, है ना, वही बात है। इन स्वतंत्र राज्यों को गोद लेने के संबंध में संकल्प को मूल रूप से लाहौर संकल्प के रूप में संदर्भित किया था, हालांकि हिंदू प्रेस ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में परिभाषित किया। मतलब वही था कि हम इनको अपने साथ लेंगे, इनको अपने साथ नहीं लेंगे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के बारे में। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। मोटे तौर पे एक ही लाइन, पहले बात तो आएगा नहीं, आएगा तो सिंपल सा एक ही लाइन पे पूछेगा लाहौर संकल्प का संबंध किससे था, तो आप बता देना। दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ भी याद रख, देखो दक्षिण कोरिया बड़ा अच्छा देश है, उत्तर कोरिया उससे ही दुष्ट है, ठीक है। तो अभी आया है बेचारा घूम फिर के। फ्लोरोसिस क्या है? आपको इससे पहले मैंने एक और पढ़ाया था, ठीक है।
तो वो था अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड, ठीक है। ये है फ्लोरोसिस, ये एक तरीके का कॉस्मेटिक स्थिति है जो दांतों को प्रभावित करती है ना। दांत आप देखते हो कुछ बच्चों के दांत बड़े चमकते रहते हैं, चमचमाते दांत है ना, तो उन्हीं से संबंधित है कि दांत आने के बाद फ्लोरोसिस से प्रभावित लोगों के दांतों में हल्की विमर्णता देखी जाती है, ठीक है, मतलब उतनी सफेदी नहीं रहती, तो उसी चीज को बता रहा है फ्लोरोसिस। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पावर ट्रांसमिशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। गतिशील ब्लैक होल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वैसे मैंने आपको हटा दी हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना, जो पेज काम के नहीं है उनको मैंने वहां से इरेज कर दिया है। तो आपको हो सकता है वहां ये लगे कि साहब हमको तो 60 पेज दिखा है, यहाँ पे तो 154 पेज आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। अगला आर्टिकल है सी बर्कथोन, इसको तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो बस मोटे मोटे याद रखना कि सी बर्कथोन क्या है। एक तरीके की झाड़ी है, ठीक है, जो नारंगी पीले रंग के खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। जो बेर आप लोग खाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना। भारत में पौधा हिमालयन क्षेत्र में ट्री लाइन में ऊपर उपजाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में स्थानीय रूप से छरमा कहा जाता है। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सी बर्कथोन क्या है, तो आप बता देना एक तरीके की झाड़ी है, ठीक है। इसके कई सारे लाभ भी होते हैं, तो लाभ को बताने की जरूरत है नहीं, क्या क्या लाभ होंगे आप पढ़ोगे, आपको सारे लाभ पता होंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसकी क्या कोई नुकसान होता है, तो अभी इतना ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही बस पूछेगा कि सी बर्कथोन के पर्याप्त पारिस्थितिकी लाभ क्या हैं, औषधि लाभ क्या हैं, तो आप बता देना कि हाँ साहब इतने टाइप के यहाँ पे लाभ होते हैं, ठीक है। जल से भारी धातुओं का निष्कासन, आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि जल से भारी धातुओं का निष्कासन, लेकिन निष्कासन वाली विधियां जरूर पूछ लेगा, तो वो आपको याद रखना है। आपको दे देगा हाल ही में चर्चा में रही मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, एब्सॉर्प्शन, है ना, आयन एक्सचेंज, इनका संबंध किससे था, तो बता देना कि साहब जल से प्रदूषण को दूर करने से, ठीक है, मतलब आयन विनिमय रासायन। याद रखना है यहाँ पे, हिंदी मत याद रखना आप लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हिंदी याद रखोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि यूपीएससी हिंदी बड़ा वैसे टाइप के देती है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में ही याद रखना, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपको हिंदी में दे देगा तो आप तो कंफ्यूज ही रहोगे ना। ऐसे आपको पता है आरओ, अच्छा आरओ वाटर हम पानी पीते हैं, ठीक है। झिल्ली निष्पादन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, फिल्टर किया जाता है, मतलब ऐसे इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, नॉलेज नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आज ही एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है, और उसमें लोधी गार्डन के बारे में, और उसमें फतेहपुर सीकरी के बारे में। अगर कॉन्सेप्ट है, डेट नहीं पता है कि 1500 इतने में बनी थी, उसमें बनी थी, जरूरत ही नहीं वहां पे डेट की, केवल कॉन्सेप्ट पता हो कि हाँ कौन पहले आया था, कौन सा राजवंश पहले रहा होगा, उसी के हिसाब से आप आंसर टिक कर दोगे। पानी से संबंधित कई बीमारियां हैं, देख लीजिए। पारा अगर ज्यादा है तो मिनीमाटा होती, कैडमियम ज्यादा है तो इटाई, लेड होता है तो रक्ताल्पता, आर्सेनिक होता है तो ब्लैक फुट, नाइट्रेट है तो ब्लूबेरी सिंड्रोम, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब हो गया, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पराली वराली का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको याद रखने की इसे जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें होती। एक सींग वाला गेंडा, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि वन हर्न्ड जो राइनो है उसकी खास बात क्या है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। हाँ इंपॉर्टेंट ये कि असम में 4 जो संरक्षित पार्क हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, कांजीरंगा और मानस। सबसे ज्यादा तो कांजीरंगा में है, ठीक है, लेकिन घनत्व के मामले में पोबीतोरा में है। तो आपको ये बातें याद रखनी कि चाहे पोबीतोरा हो, ओरंग हो। देखो ओरंग को कई बार राजीव गांधी ओरंग बोलते हैं और कई बार सिर्फ ओरंग बोलते हैं, तो ओरंग असम में ही है। और ये याद रखना, चारों के चारों पे क्वेश्चन आ सकता है। जब पखुई पे आ गया है तो पोबीतोरा पे भी आ सकता है। पोबीतोरा को कंफ्यूज कराने के लिए मेरा जैसा मास्टर पश्चिम बंगाल लिख देगा, है ना। तो ये बातें आपको समझनी है यहाँ पे, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। असम के कई सारे अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन से, डिब्रू सखोया, मानस, नमेरी। अगर आपने लिख लिया फिर भी लिख लिया करो रिवीजन के लिए, ताकि बार बार गलती ना हो। राजीव गांधी ओरंग और देहिंग पटकई। कुछ बच्चे देहिंग पटकई को अरुणाचल प्रदेश में पटक आएंगे, ठीक है, तो देहिंग पटकई को आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं पटकना है, इसको असम में ही रखना है, ठीक है, ये लाइन याद रखना। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
अगला जो है यहाँ पे आर्टिकल वो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट मतलब टेरी और सेल ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। क्या रिपोर्ट है? ट्रांसफार्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। इतना ही बस याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान मतलब टेरी के बारे में एक मिनट एक तथ्य यहाँ पे रह गया है। वो क्या तथ्य है कि सबसे अधिक कौन उत्सर्जक क्षेत्र होते हैं? ठीक है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO2 को मतलब सबसे ज्यादा कौन वो करता है। ठीक है, जैसे ऊर्जा है, उद्योग है, वानिकी है, परिवहन है, कृषि है, भवन है। ठीक है, तो ये सबके सब उत्सर्जक क्षेत्र होते हैं जहां से CO2 का उत्सर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, ऊर्जा के फील्ड में आप देखते हो कि कोयला वगैरह हम जब जलाते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान क्या है? टेरी का मतलब ये एक नई दिल्ली स्थित नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ों को डील करता है, ग्रीन बिल्डिंग्स की बातें करता है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाना जिसमें कूलर और पंखे की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मैं इस समय जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसमें कूलर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, बिल्कुल साफ आसमान, यहाँ तक कि रात में आप अगर गेट खोल के सोगे ना तो चंदा मामा भी दिखते हैं, मतलब इतना अच्छा लोकेशन है। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे सर भेज दो फोटो, तो ये थोड़ा ना करेंगे। मतलब इसी को बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग कि जहाँ AC की ज़रूरत ना पड़े, कूलर की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आएँ आपके लिए, सुबह सुबह पक्षी आएँ। ठीक है, तो वही बात है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल प्रजातियां आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बायो इंडिकेटर्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मुल्ला पेरियार बांध आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है चंबल नदी के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। इसकी ट्रिब्यूटरी बनास, कालीसिंध, शिप्रा और पार्वती हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक, खास बात क्या है कि चंबल नदी पे कई परियोजनाएं हैं, गंगा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, है ना, ये आपको नहीं याद रखना, बस इंपॉर्टेंट है सहायक रिवर की कौन कौन से सहायक रिवर। कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए, आपको गलत कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी यहाँ पे है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पहला ऐसा लिंकिंग प्रोजेक्ट था, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, बट आपको अब नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, केन और बेतवा रिवर के बारे में बस समझ लो कि ये मध्य प्रदेश राज्य में इनका उद्गम होता है और ये दोनों की दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। एक बात बताएं, चंबल भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो तीनों के तीनों ट्रिब्यूटरी हुई। ठीक, केन नदी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है और बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। कई बच्चे तो यहाँ से भी होंगे। ठीक है, राजघाट, पारिछा, माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, ये नहीं याद रखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केन नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अगर आपको पन्ना बाग अभ्यारण्य दे देगा ना, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में भी है साहब और केन नदी यहाँ से गुजरती है। अब मत यहाँ पे मेरे से कह देना बाबू सर जी हम तो तिरिक्स लगा के आए थे कि कोई फेमस रिवर क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपने तो केन नदी लगा दिया। तो एक्सेप्शन याद रखा करो कि हाँ भाई केन नदी वहां से जाती है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर पन्ना क्यों हम याद रखें मध्य प्रदेश में, तो हीरा पन्ना हमेशा एक साथ होता है। ठीक है, आप कई बार पढ़े हुए, तो पन्ना और हीरा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। एनसीसी पे क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी एक दिन मेरा भाई कह रहा कि एनसीसी ज्वाइन कर ले, हमने कहा पागल हो क्या, क्यों ज्वाइन करोगे खाम का, चुपचाप जैसे रह रहे हो वही ठीक है, मतलब पढ़ाई ना करनी पड़े तो एनसीसी ज्वाइन कर लें, ऐसा भी कोई फार्मूला होता है। फिर बात आती है यहाँ पे WHO की एक रिपोर्ट है, आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो WHO के द्वारा। ठीक है ना, टीबी के मरीजों के पेशेंट से संबंध में। अब यहाँ पे आपके अंदर 2-3 बुद्धि आ जानी चाहिए। क्या बुद्धि? कि निश्चय पोर्टल, हाँ निश्चय पोर्टल हमारे यहाँ टीबी से संबंधित है ना, तो आपको बस ये याद रखना चाहिए यहाँ पे, बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बैक्टीरियल बीमारी है, संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अपने पापा का। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि हाँ श्री IAS एकेडमी के जो ऑनर हैं उनको हुआ था टीबी। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है।
वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है बट आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रख लेना कि कौन जारी करता है, इतना बड़ा नाम नहीं देगा, ये याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, बिल्कुल भी नहीं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई, तो आप बता देना SDSN के द्वारा, है ना, बस ऐसे ही आता है और ऐसा आया भी है क्वेश्चन, तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको नहीं याद रखना है। SDSN क्या होता है, स्वास्थ्य का अधिकार, बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ट्रिपल बिलियंस गोल्स आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिपल बिलियंस जो गोल्स होते हैं, शायद मैंने टेस्ट में पूछा है क्वेश्चन कि इनका संबंध किससे होता है, स्वास्थ्य की फील्ड से होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। आधी चीज़ें तो हम आपको 10 अक्टूबर तक ना इतना रट्टा मरवा देंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी, जो बेचारे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इतिहास जल का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूनिसेफ के बारे में बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लो, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि इसका जो गठन था 1946 में हुआ था, और ख़ास बात ये थी कि ये बच्चों पे वर्क करती, मतलब जो बच्चे वर्ल्ड वॉर से प्रभावित हुए थे, जैसे जापान में आपने देखा होगा। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल, हाँ शायद लास्ट मंथ की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें क्या खास बात थी, शायद यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो आया था कि उसमें एक जापानी बच्चे की पिक्चर दी हुई थी, वो अपने पीछे अपने भाई को मतलब रो रहा था और अपने ओंठों को बहुत ही तेजी से किटकिटाए हुए था, तो उसके ओंठों से ब्लड निकल रहा था और अपनी माँ को और अपने परिवार के सदस्यों को मुखाग्नि दे रहा था। तो वो पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी, और ख़ास बात यह कि वो पिक्चर ये शो कर रही थी कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरने के बाद भी उस बच्चे के अंदर कितनी हिम्मत है कि अपने भाई को पीछे बांधे हुए है कपड़े से और आगे अपनी माँ को, अपने परिवार के सदस्यों को मुखाग्नि दे रहा है। तो वो हिम्मत का मतलब स्टेचू बन गया, और आज जापान में उस पिक्चर पे लोग सम्मान व्यक्त करते हैं, उसको पूजा जाता है। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब भी बम की एनिवर्सरी मनाई जाती है तो उस पे उसको पूजा जाता है। तो वही बात है, तो इसी चीज़ से संबंध है। सेकेंड, यूनिसेफ हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, हमारा क्या है, UN का। बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। कोटा आरक्षण, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ठीक है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी जो इंडेक्स है ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑक्सफैम है क्या, ये एक तरीके का NGO का ग्रुप ऑफ NGO है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसी से संबद्ध है, 1942 में गठित किया गया था। इसने वैश्विक असमानता रिपोर्ट भी जारी की है, ठीक है। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ऑक्सफैम के द्वारा। आपको केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। आपको नहीं याद रखना, आपको मैंने ये नहीं दिया वहां पे, क्यों, क्योंकि ये मैंने कई बार आप लोगों को दे रखा है ना, तो जरूरी नहीं कि बार बार हम आपको वही चीज रिपीट कराएं, खाम आपका भी समय बर्बाद होगा, लेकिन आपको याद रखना है। म्यांमार से संबंधित आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन जो कन्वेंशन हुई थी 1951 में, जो UN से संबंधित है, क्या इंडिया इसका सदस्य है, तो भाई साहब इंडिया इसका सदस्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UNHRC, शायद यही इसका पूरा नाम होगा, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी जो कन्वेंशन है, क्या उसका इंडिया मेंबर है, तो उसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। बाकी ये सब नॉर्मल पूछेगा तो आप बता दोगे, इसी पे आपको घुमा देगा कि भारत हाल ही में इसका सदस्य बना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। कथकली, कथकली तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अब देखो मैं क्वेश्चन ऐसे ही तो आपको बताता हूँ कि क्यों क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कोई ना कोई मरा होगा, किसी न किसी को सम्मान मिला होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपको कथकली के जो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, देखना आपको रिपीटेड लगेंगे कि कथकली भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो पहला तो पता हो कि 8 शास्त्रीय नृत्य कौन है, और खास बात यह कि मैंने एक दिन क्वेश्चन दे दिया यक्षगान, और बच्चे लगा दिए कि हाँ भाई साहब यक्षगान भी एक शास्त्रीय नृत्य है। मतलब हद हो जाती कभी कभी ये देख के कि बताओ आप लोगों को इतना ही नहीं पता, ठीक है। तो क्या है, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, सत्रिया है और मणिपुरी है। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दो हमारी शास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, हिंदुस्तानी और बताइए दूसरी कर्नाटक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
कथकली के संदर्भ में ये याद रखो कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरी खास बात, ये केरल का नृत्य है। तीसरी खास बात, इसमें डांस भी है, गाना भी है और अभिनय भी है। कुछ लोगों को देखा होगा ना, आंखें मटकाते रहते हैं, नाचते भी रहते हैं और गाते भी रहते हैं, तीनों काम एक साथ करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कथकली। इस नृत्य में कहानियों का नाटकीकरण होता है, मतलब जो हमारी रामायण, महाभारत, पुराण, इनमें कहानियां दी गई हैं उनको यहाँ पे नाटक के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। जहां जहां पे गाना होता है, गाना भी गा दिया जाता है, ठीक है। आमतौर पर प्रस्तुति की गई भूमिकाओं में राजा, देवता और राक्षस शामिल होते हैं। मतलब राजा होगा कोई, वो देवता की आहुति कर रहा होगा और देवता और राक्षस में अपने आप में युद्ध चल रहा होगा। और एक खास बात बताएं, जब भी देवता का नाम आता है और जब भी राक्षस का नाम आता है तो इंद्र का नाम जरूर प्रेजेंट होगा वहां पे, क्योंकि इंद्र बड़े लड़ाकू टाइप के प्रवृत्ति के इंसान है और डरपोक है ना। कथकली में एक गायक कथा सुनाता है और ताल वादक वाद्य यंत्र बजाता है, ठीक है। कथकली में भारी मेकअप, मतलब ब्यूटी पार्लर से सज धज के लोग जाते हैं, ठीक है। सुंदर पोशाक, विस्तृत मुखौटे, विशाल स्कर्ट, बड़े सिराभूषण, सिर पर पहनने वाले कपड़े, इनका प्रयोग होता है। इतना गंदा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, कि ब्यूटी पार्लर वालों के एडवर्टाइज करवा दे, है ना। तो ब्यूटी पार्लर मतलब बेकार चीज है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कुछ भी केन्या सोमालिया विवाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, ये जरूर याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए भी पूछा जा सकता है कि चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो कई बार यूपीएससी स्टेट स्पेसिफिक भी हो जाती है, तो यूपी पे क्वेश्चन पूछ सकती है। दुधवा नेशनल पार्क, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपको बस इतने याद रखने हैं, सबके सब कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। खास बात कुछ और है इंपॉर्टेंट, और आप याद कर सकते हैं, जैसे कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश और वाल्मीकि बिहार में। कई बार बच्चे वाल्मीकि को गलत कराते हैं, वाल्मीकि उनको लगता है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में होंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तथ्य है अनंगपाल के बारे में, क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए बेसिक, कि अनंगपाल द्वितीय जो थे वो तोमर राजवंश से संबंधित हैं और इनको तोमर के रूप, अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ढिल्लिकापुरी की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में हम दिल्ली कहते हैं। जो हमारी दिल्ली है ना, भारत सरकार की राजधानी, तो वही है इस समय, या कहें भारत की राजधानी ढिल्लिकापुरी होती थी। जैसे मैंने आपको कई बार पढ़ाया होगा शाहजहानाबाद, है ना, तो वही चीज है, ठीक। कुतुब मीनार के निकट मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के लौह स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में साक्ष्य अंकित है। जब आप कुतुब मीनार कभी भी घूमने जाएंगे तो वहां पे एक मस्जिद मिलेगी कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है, उसी के बगल में वहां पे एक लौह स्तंभ लगा है। अब इस लौह स्तंभ को लेके विवाद है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, मतलब ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, अभी कोई क्लियर नहीं, क्योंकि उसमें केवल एक ही चीज लिखी, चंद्र नाम का राजवंश, बस, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और खास बात है कि अभी तक इसमें जंग भी नहीं लगी है। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये हो गया आपका यूएस इंडिया आर्टिफिशियल, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, बस इतना याद रखना है, कहाँ का है, राजस्थान का। बाकी आपको यहाँ पे याद ये नहीं रखना है। हाँ, इतना और याद रख लेना, देखो मोटे तौर पर बुद्धि ये लगाया करो, कोई भी बाघ अभ्यारण्य, कोई भी नेशनल पार्क एक जिले में सीमित नहीं हो सकता, वो 2 जिलों को हमेशा टच ही करता होगा। और यही क्वेश्चन जब यूपीएससी ने अभी पूछा था तो बच्चे गलत करके आए थे, है ना। तो इसलिए आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ, कि कई जिलों का मिक्सअप होता है, मतलब 2 जिलों तो नॉर्मल होते ही होते हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ और राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उदयपुर उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन में मतलब पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। कुंभ मेला यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, बस इतना ही याद रखो। बाकी हम आपको डुबकी नहीं लगवाने वाले कुंभ मेले में, ठीक है, खाम से टाइम आपका वेस्ट होगा। सुंदरवन के बारे में बस इतना याद रखो कि ये एक तरीके का बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ये क्या है, वेटलैंड के अंतर्गत भी शामिल है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम मैंग्रोव आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको सब पढ़ा दिया है, ठीक है। सिंगमोत्सव कहाँ का है, गोवा का, बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखना, ठीक है।
बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उत्तर भारत में जैसे हम होली मनाते हैं, असम और बंगाल में ढोल यात्रा मनाते हैं, दक्षिण भारत में काम दहन मनाते हैं, महाराष्ट्र में सिमगा मनाते हैं, वो सब सेम टू सेम है, ऐसे ही आपको नहीं याद रखना है। सुएज नहर काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अब इसकी लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। आप मैप पता उपयोग कर रहे हैं हम, क्योंकि मैप वाली कोई चीजें नहीं थी अभी तक। ये नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती। मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो एक बार हम इसकी लोकेशन आपको दिखा देते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से याद रहें। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारी पृथ्वी से भारत के ऊपर हम चले और यहाँ पे जब हम पहुंचे तो ये पड़ता है सिनाई पेनिनसुला। ध्यान से देखो, पेनिनसुला क्योंकि 3 भाग से है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला और ये यहाँ पे रेड सी है। खास बात इतनी समझ गए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सुएज कैनाल। ये जो है ना, ये देखो यहाँ से अभी आपको लग रहा होगा कि बताओ कितना पतला राजमार्ग होगा। देखो दिखाते हैं आपको जूम करके। ठीक है, अभी यहीं पे जहाज एक फंस गया था, बीबीसी में एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा। तो ये है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ऐसे नहर से, और एक बात बताएं आपको, यहाँ पे जो सुएज नहर बनी हुई है ना, तो ये ढाल का एरिया है, लाल सागर। ठीक है, और ये ऊपर क्या है, ऊंचाई का क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम अपनाया गया है, क्या कि यहाँ पे एक एक करके जहाज छोड़े जाते हैं और पानी को लिफ्ट किया जाता है, तब वो जहाज वहां पे बह के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। मैं एक दिन यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था सुएज कैनाल का, तो आप देख सकते हो कैनाल मतलब बिल्कुल बहुत ही चौड़ी है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जहाज नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन ये है कि अगर एक जहाज बीच में फंस गया तो भाई साहब फिर कोई दूसरा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही बात आपको समझनी है। क्लियर। और ये देखो ऐसे यहाँ पे चली जाती है और फिर आगे जाके भूमध्य सागर से ये देखो है कितनी बिल्कुल पतली 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 सांप की तरह है ना। और ये यहाँ पे देखो भूमध्य सागर पे पोर्ट सईद यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल निकल आती है, समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देख सकते हो कितना भयंकर पोर्ट यहाँ पे बना हुआ है ना। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इतनी बातें आपकी हो गई क्लियर। ये हो गया आपका। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखना नहीं है। MV रामन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है अर्थ आवर को लेके, तो इसको देख लेते हैं। अर्थ आवर कौन बनाता है, बस इससे संबंधित है। अर्थ आवर के अंतर्गत होता क्या है, जलवायु परिवर्तन के बारे में चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 2007 में इसका आयोजन हुआ था। 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है, बस। इससे ज़्यादा हमें क्या याद रखना है। कुछ और प्रोग्राम जो WWF के हैं वो इंपॉर्टेंट है। WWF का मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये अग्रणी संरक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। अब यहाँ पे गंदा क्वेश्चन क्या करेगा, इसको UNEP ने गठित किया था, ये गलत हो जाएगा। ये UN का संगठन है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसकी कई पहलें जैसे TX2, ठीक है, ट्रैफिक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। आपसे ये याद रखना कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, आपका वो UNEP के द्वारा नहीं साहब, WWF के द्वारा। केप ऑफ गुड होप, आपको कल मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे आपको केप ऑफ गुड होप के बारे में बताया है। ठीक है, बट फिर भी हम आपको एक बार लोकेशन दिखा देते हैं ताकि आपका मन है, मानेगा तो है नहीं। ठीक है, तो आपको एक बार हम लोकेशन जो दिखा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका है। अफ्रीका के पास में यहाँ पे जो नीचे का क्षेत्र है ना, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे, जैसे ये जो क्षेत्र है हमारा, इसको बोलते हैं केप टाउन। ठीक है, ये केप टाउन है और यहीं का ये पूरा का जो नीचे का क्षेत्र है ये कहलाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे शायद कोई आर्टिकल अब इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है, तो इस तरीके से कोई भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक है मुथुस्वामी दीक्षितर, इनके बारे में पढ़ना तो कम है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ बस मैंने इनको इसलिए लिया है क्योंकि आपसे कर्नाटक संगीत के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखना है। ठीक है, कि कर्नाटक संगीत के महान ये मतलब संगीतकार थे। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कवि थे, गायक थे, वीणा वादक थे। खास बात क्या है कि इन्होंने कई रचनाएं लिखी जो कि संस्कृत में है। यहाँ पे घुमा देगा कि मुथुस्वामी दीक्षितर जो थे तेलुगु में लिखे, ऐसे लिखे, तो प्रभु ये लाइन याद रखना, संस्कृत में इन्होंने लिखा था। इन्होंने अपनी कुछ कृतियों की रचना संस्कृत और तमिल भाषाओं के संगम यानी कि मणि प्रवालम में भी की है। मुथुस्वामी दीक्षितर का 24 मार्च को तमिलनाडु के इसमें शहर में बर्थडे हुआ था। आपसे ये तो नहीं पूछेगा। इनको संस्कृत भाषा, धार्मिक ग्रंथ और
मौलिक संगीत के ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा अपने पापा से प्राप्त हुई, ये आपसे नहीं पूछेगा। बस ये याद रखना कि हाँ कर्नाटक संगीत के बारे में खास बात क्या। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कर्नाटक संगीत के बारे में, जैसे कि कर्नाटक संगीत जो है उस पर विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता, मतलब पूर्णतः स्वदेशी लगता है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन बातों पे संगीत होता है। ठीक है, तो आपको बस इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी। बाकी हिंदुस्तानी संगीत से मैंने आपको तुलना भी कराई, आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया, तो उस टॉपिक को रिपीट कर लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको याद होगा धमाल मूवी में, शायद धमाल ही तो है, हाँ, उसमें लास्ट में नहीं बोलता है कि चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, त्रिचिनापल्ली वेणुगोपाल अय्यर। ठीक, तो बस इस तरीके से हमारा ये मार्च का करंट पूरा कवर हो गया। अब हम अगले अपने पार्ट में अप्रैल के पार्ट 1 को कवर करेंगे और फिर उसके बाद अप्रैल के पार्ट 2 को। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।